चलिए, तो जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसका हम आगे से जहाँ यहाँ तक हो गया था, शायद 50 तक हो गया है। 50 के बाद से हमें आगे इस पे डिस्कस करना है, आगे हमें देखना है, समझना है चीज़ों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है आपका 51। क्वेश्चन कौन सा है जी? 51। तो अगर बात करें हम 51 वाले क्वेश्चन में, तो दिया हुआ है कि गन पाउडर किसका मिश्रण है। तो गन पाउडर जो है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल का मिश्रण होता है। क्या होता है जी? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल का मिश्रण होता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है जी? गन पाउडर यानी कि बंदूक की गोली बनाने में। गन पाउडर का मतलब क्या है जी? बंदूक की गोली बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, इससे संबंधित अन्य चीज़ें और भी देखें तो आप लोग याद रखिएगा डायनामाइट के बारे में। क्या नाम है जी? डायनामाइट। डायनामाइट के बारे में याद रखिएगा, आरडीएक्स के बारे में याद रखिएगा। तो आरडीएक्स, डायनामाइट, ये सब जो है युद्ध से संबंधित आपके विस्फोटक पदार्थ हैं। क्या है जी? युद्ध से संबंधित विस्फोटक पदार्थ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़ें। चलो, अगला है आपका कि दो लेंस जिनकी शक्ति 12 प्लस 12 है और साथ साथ में कितनी है जी? 12 के साथ साथ में आपका है -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता है कि जब दो लेंस को एक साथ में सटा कर रखा जाता है तो इसकी क्षमता बराबर होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। अब D क्या है जी? डिस्टेंस है, दूरी है। D क्या है जी? डिस्टेंस है, दूरी है। आप बताइए, जब दोनों को एक साथ सटा कर रखा गया है, एक दूसरे के बीच सटा कर रखे हैं, तो कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा, यानी डिस्टेंस का मान 0 होगा। और 0 में किसी के बीच में कुछ भी अगर गुणा किया जाए तो 0 से गुणा होकर सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं जी? 0 हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 0 हो जाती हैं। तो आप बताइए, P बराबर हो गया P1 प्लस P2, यानी कि 10, और प्लस हो गया, उधर में माइनस है तो माइनस आपका प्लस कितना हो गया जी? -2 हो गया। अच्छा, तो हमारा जो टोटल क्षमता आता है, क्या आता है जी? टोटल हमारा क्षमता आता है, चूँकि आपको पता है सटा कर रखे हैं, फॉर्मूला है कि P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। तो जो हमारा क्षमता का मान है, जो हमारा क्षमता है P बराबर, तो क्षमता कितना हो जाएगा? एक की क्षमता है 12 डायोप्टर, दूसरे की क्षमता है -2 डायोप्टर, तो 12 में से 2 घट गया तो हमारे कितने आ गए जी? 10 डायोप्टर। तो टोटल क्षमता हमारी कितनी हो गई? 10 डायोप्टर हो गई। टोटल क्षमता हमारी कितनी हो गई जी? 10 डायोप्टर हो गई। आप बताइए फोकस, आपको पूछा क्या है जी? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर होता है 1/P। P का मतलब क्या है? क्षमता। ठीक, तो आप बताइए, जब फोकस दूरी को सेंटीमीटर में पूछा है तो ये फॉर्मूला हो जाता है 100/P। तो हो गया 100, P का मान कितना है जी? 10। कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में, यानी फोकस दूरी का मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। यानी फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा जी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ें। अच्छा, कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, रुक जाइए, थोड़ा सा हटा देते हैं फिर। चलिए, अब तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलो, तो आगे बढ़ें। अगला, अच्छा दिखाई नहीं दिया है तो दोबारा आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दिया है तो आपको हम दोबारा बता दे रहे हैं। कुछ नहीं किया गया है, इसकी क्षमता निकाली गई है। क्षमता होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। तो हो गया आपका 12, 12 में से 2 घटा, बच गया 10। ये डायोप्टर में मान आया है। चूँकि आप जानते हैं कि फोकस बराबर होता है 1/P, और जब ये सेंटीमीटर में मान होता है तो ऊपर हो जाता है 100/P। P का मान कितना है? 10। कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में, यानी फोकस दूरी का मान कितना आ गया जी? 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए, सॉरी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आगे बढ़ें नए क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग
ट्रिपल एंटीजन द्वारा परीक्षित नहीं है। तो डीपीटी, ट्रिपल एंटीजन किसको बोलते हैं? डीपीटी। डी से होता है आपका डिप्थीरिया, पी से होता है पराट्यूसिस यानी कि काली खांसी, और टी से होता है आपका टेटनस। टी से क्या होता है जी? टेटनस। तो ये जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड लिखना था, थोड़ा दिक्कत है इसमें, आ नहीं है, ये टा है। तो ये जो टाइफाइड या आंत्र ज्वर है, ये जो है आंत में होने वाली, आंत इसमें क्या होता है जी? आंत इससे संबंधित होता है। तो ये ट्रिपल वैक्सीन के अंदर में नहीं आता है। तो यही वाला आपका आंसर का होगा जी, सही होगा। ठीक, चलिए बढ़े आगे। अगला है आपका 54 नंबर। अगला है आपका 54 नंबर। 54 वाले क्वेश्चन में देखिए, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ ही होता है कि जो पानी एक्सेस है, ज़्यादा मात्रा में है, वो पत्तियां जो है अपने रंध्र के माध्यम से, अगर मान लीजिए ये पत्ती है तो पत्तियों के अंदर में रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को हम रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं। रंध्र या क्या कहते हैं जी? अस्टोमेटा कहते हैं। और इसी से पानी जो एक्सेस होता है वो बाहर निकलते रहता है। अच्छा, एक सवाल और भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो अपनी पत्तियों को रूपांतरित कर लेता है और कांटों में बदल देता है? तो आंसर होगा नागफनी या कैक्टस। नागफनी या कैक्टस, कौन सा होगा? नागफनी या फिर आपका कैक्टस होगा। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? इसके कारण जो है उनका ऐसा करने का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, चूँकि आपको पता है कि ये सब मरुस्थलीय पौधे हैं। कैसे पौधे हैं जी? मरुस्थलीय पौधे हैं, और इनके पास पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। और अपने पानी को बचाने के लिए, चूँकि पत्तियां होंगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, और पत्तियों को ही उन्होंने क्या कर दिया? कांटों का रूप ले लिया। किसका रूप कर दिया जी? कांटों का रूप हो जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। क्या हो जी? वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, कम से कम हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलें आगे। अगला है आपका, अगला वाला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य परजीवी का उदाहरण है? तो आप बताइए। फीता कृमि शरीर के अंदर में रहेगा, जीवाणु भी सजीव कोशिका यानी शारीरिक रूप में अंदर ही रहेंगे, हुकवर्म भी क्या होंगे? अंदर ही रहेंगे। लेकिन ये जो मच्छर है, ये मच्छर बाह्य परजीवी है। कैसा परजीवी है जी? बाह्य परजीवी है। और मच्छर जो है लेकर अपने साथ में, मान लीजिए कि अगर प्लाज्मोडियम को लेकर जा रहा है, किसको लेकर जा रहा है जी? प्लाज्मोडियम को। तो जब ये हमें काटेगा, तो काटने के पश्चात ये परजीवी को हमारे शरीर में, या कहें कि हमारे ब्लड के अंदर में छोड़ देता है, हमारे ब्लड के अंदर में छोड़ देता है। तो जैसे मच्छर है तो ये बाह्य परजीवी है। कैसा परजीवी है जी? बाह्य परजीवी है। और कौन सा मच्छर प्लाज्मोडियम को छोड़ता है? तो आपका मादा एनोफ्लीज। कौन सा है जी? मादा एनोफ्लीज प्लाज्मोडियम को लेकर चलता है और उसको ब्लड के अंदर में छोड़ देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो इसे हम एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है जी? एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है जी? एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक, हमारे शरीर के अंदर में एटीपी का ही निर्माण होगा, और
एक 36 एटीपी प्लस 2 हो जाते हैं, तो इन एटीपी से फिर आपका ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है जी? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका 57। अगला कौन सा है जी? 57 आपका दिया हुआ है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए, अब परमाणु की बात किया है तो थोड़ा इससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। परमाणु जो है ये लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है जी? परमाणु लगभग गोलाकार होता है। पहला पॉइंट, परमाणु कैसा होगा जी? गोलाकार होगा। और परमाणु के बीच वाले भाग को हम नाभिक या केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? नाभिक कहते हैं। क्या कहेंगे जी? नाभिक कहते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि बाहरी कक्षा में कौन रहता है? तो बाहरी कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कौन रहेगा जी? इलेक्ट्रॉन रहता है। जब अगर ये बाहरी कक्षा में है तो कोई ना कोई होगा जो आंतरिक यानी कि नाभिक वाले भाग में होगा। तो नाभिक वाले भाग में होते हैं आपके प्रोटॉन, और प्लस में कौन होता है जी? न्यूट्रॉन। तो नाभिक वाले भाग में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जबकि बाहरी भाग में आपका कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि बताइए विद्युत का आवेश का कारण क्या है, या विद्युत के संचरण का कारण क्या है? तो विद्युत के संचरण का कारण आपका क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। विद्युत के संचरण का कारण क्या है जी? आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी? आपका इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परमाणु नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से जानते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, या इसको क्या बोलते हैं जी? परमाणु भार। जबकि केवल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा द्रव्यमान संख्या। आंसर कौन सा होगा जी? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें नए क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। अगला कौन सा है जी? 58 नंबर दिया हुआ है कि किस तत्व तक अष्टक नियम जो है लागू होता है? तो अष्टक नियम लागू होता है आपका कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू होता है जी? कैल्शियम तक। और अष्टक जो नियम है वो दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया है जी? न्यूलैंड्स ने दिया है। किसने दिया है जी? न्यूलैंड्स ने दिया हुआ है। और ये जो है कार्य करता है कौन से तत्व तक? तो ये तत्व जो है आपका कैल्शियम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने के कारण क्या हैं? तो देखिए, लाल होने का कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण है जी? प्रकाश का प्रकीर्णन। चूंकि आपको पता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा जी? सबसे कम होगा। सबसे कम होगा। सबसे कम होगा। सबसे कम होगा। अब इसमें से ऑप्शन देखिए, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात तो सही है, पर सूर्य जो है चूंकि डूबते समय लाल दिखाई दे रहा है तो इसमें बैगनी रंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस ऑप्शन को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अगला नीले रंग का प्रकीर्णन, ये भी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। नीले बैगनी का प्रकीर्णन, इस भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। चूंकि प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ से एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा प्रकीर्णन ज़्यादा किसका? प्रकीर्णन अगर ज़्यादा पूछेगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा होता है बैगनी का। किसका होता है जी? बैगनी का। जबकि अगर पूछेगा कि प्रकीर्णन कम किसका, तो कम होगा लाल का। अगला पूछेगा तरंग दैर्ध्य ज़्यादा किसका होगा? तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा आपके लाल का। जबकि अगर पूछेगा कि तरंग दैर्ध्य कम किसका होगा, तो तरंग दैर्ध्य कम होता है आपके बैगनी का। किसका कम होगा जी? बैगनी का। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें हम। चलो
देखिए अगला सवाल है कि डायनेमो उत्पन्न करता है, तो डायनेमो जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? हो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चूंकि आपको पता है कि अगर इस तरह से है तो ऐसे ही आपका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हो जाता है। यानी इस तरह की आकृति आप बंद लूप की आकृति देखेंगे। कैसा देखेंगे जी? बंद लूप की आकृति देखेंगे। और डायनेमो से एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, यह कौन सी ऊर्जा में बदल देता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है जी? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है जी? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है 61। एक सरल दोलक नहीं, ये लोलक है, सॉरी। एक सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है। तो सरल लोलक का जो दोलन काल है वो लंबाई पे निर्भर करता है। आप सवाल सुने होंगे कि जो घड़ी के पेंडुलम होती है, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, कैसी घड़ी? पेंडुलम वाली घड़ी होती है। अगर गर्मी का दिन होगा, कौन सा दिन होगा? गर्मी का, तो इसमें टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। टाइम क्या हो जाएगा जी? स्लो हो जाता है एज कंपेयर सर्दी के। सर्दी के दिनों के तुलना में समय जो है पेंडुलम वाली घड़ी में गर्मी में स्लो हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। चूँकि आपको पता है कि अगर धातु हैं तो धातुओं में प्रसार होता है। धातुओं में अगर तापमान की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर धातुओं में तापमान अगर दिया जाए, तापमान को बढ़ाया जाए तो उसमें प्रसार होने लगता है। क्या होने लगता है जी? प्रसार होने लगता है। यही रीज़न है कि रेलवे के दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, जिससे कि अगर वो बेंड ना हो, थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो गर्मी के दिन में थोड़ा सा ये फैल जाएंगे। नहीं, अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो ये बेंड हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ें। अगला है कि एक औसत वयस्क मानव में किसकी लंबाई 23 फीट होती है? तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा अगर कोई अंग है लंबाई के दृष्टि से तो मानव शरीर में कौन सा है जी? छोटी आंत है। लगभग 6.5 से 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है जी? 6.5 से 7.5 मीटर लंबाई होती है। जबकि अगर बड़ी आंत की बात करें, किसकी बात करें जी? बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की लंबाई जो है अप्रोक्स 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है जी? 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि यहाँ केवल और केवल पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है जी? पानी का अवशोषण होता है। जबकि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो आगे बढ़े। नोट डाउन करिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि सर्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? तो देखिए सर्कोलेमा जो है मांसपेशीय तंतु को क्या करती है जी? कवर करती है। जैसे अगर आप इससे संबंधित अन्य सवाल अगर देखें, जैसे आपका हृदय है तो पेरिकार्डियम जो झिल्ली कवर करती है उसका नाम क्या है जी? पेरिकार्डियम झिल्ली इसको कवर करती है। उसी तरह से अगर आपका फेफड़ा है, अगर आपका ये फेफड़ा है तो इसको जो कवर देता है उसको हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जी?
प्लूरा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इससे संबंधित 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि सर्कोलेमा है तो मांसपेशीय तंतु को, अगर आपके लंग्स या फेफड़े हैं तो इनको जो है प्लूरा मेम्ब्रेन, और अगर आपका हृदय है तो इसको पेरिकार्डियम झिल्ली जो है सुरक्षा प्रदान करती है। उसी तरह से अगर ब्रेन का पूछा जाए तो ब्रेन को करता है मेनेंजिस। कौन सा झिल्ली है जी, मेनेंजिस झिल्ली है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ें। अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि अनुवांशिकता का जनक या अनुवांशिकी का जनक कौन है। तो अनुवांशिकी का जनक या अनुवांशिकता का जनक कौन है जी, मेंडल हैं। कौन है जी, मेंडल हैं। और आपको पता है कि इन्होंने किसके बीज पर प्रयोग किए थे, तो इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। किसके पौधे पर जी, मटर के पौधे पर। और इन्होंने 2 तरह से निकाले कि एक फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप, और दूसरा जो है जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप। अब इस ठीक, अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि कहने क्या मतलब, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को। अच्छा, इन्होंने जो मटर के पौधे लिए थे ये झुर्री वाले लिए थे। कैसे लिए थे जी, झुर्रीदार। कैसे लिए थे जी, झुर्रीदार लिए थे। और साथ साथ में पीले रंग वाले, कैसे रंग वाले लिए थे जी, पीले रंग वाले मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका चुनाव किया था जी, पीले रंग वाले मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, तो बढ़ें आगे। अगला है आपका, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो वो कौन सा है जी, इल्तुतमिश है। वो कौन था जी, इल्तुतमिश है। अच्छा, इल्तुतमिश कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद था जी, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसका गुलाम भी था और गुलाम के साथ साथ आपका दामाद भी था। ठीक, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी, तो दिल्ली में बनाया था। अपना राजधानी कहाँ बनाया था जी, तो दिल्ली में बनाया हुआ था। इल्तुतमिश के पुत्री का नाम क्या है, तो रजिया सुल्तान। पुत्री का नाम क्या है जी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये मिडियोल भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका थी। कैसी थी जी, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। चलो तो आगे बढ़ें। अगला आपका है कि एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर जो है कार द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। क्या करता है जी, अगर आप बाइक चलाते होंगे तो उसमें लिखता होगा इतना किलोमीटर चल गए, इतना किलोमीटर चल गए। तो ये सारा काम किसका है जी, ओडोमीटर का है। किसका है जी, ओडोमीटर का है। ठीक, अब यंत्र से संबंधित कुछ सवाल और भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा रेन गेज क्या है। रेन गेज क्या है, तो रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा को मापता है। क्या मापता है जी, वर्षा की मात्रा को मापता है। वर्षा की मात्रा को मापता है। उसी तरह से आपका बैरोमीटर है। कौन है जी, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है क्या मापता है, तो दाब को मापता है। किसको मापता है जी, दाब को मापता है। ऐसे बहुत सारे हैं पर 1-2 आपको बता दिए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका 67 कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया है। तो क्रोमोसोम का खोज किसने किया है, वाल्डेयर ने किया है। किसने किया है जी, वाल्डेयर ने। जैसे मान लीजिए कि ये केंद्रक है, केंद्रक को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। केंद्रक को खोलेंगे तो क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का जो खोज किया है उसका नाम है वाल्डेयर। क्या नाम है जी, वाल्डेयर। अच्छा, अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं। तो क्रोमोसोम के निचली भाग को टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेंट्रोमर कहते हैं। और सबसे ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेटेलाइट कहते हैं। ठीक, अच्छा,
अब क्रोमोसोम के बीच में धागे नुमा संरचना भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी? धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इस धागे नुमा संरचना को एरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एरॉन कहा जाता है, एरॉन या एरान कहा जाता है। ठीक, अब केंद्रक खोले तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र को खोल देंगे तो डीएनए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? डीएनए। और डीएनए को भी अगर खोल दें तो क्या मिल जाता है जी? जीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है जी? जीन मिल जाता है। तो अनुवांशिकता का इकाई कौन है? जीन है। जीन ऑप्शन में नहीं है तो डीएनए है, डीएनए ऑप्शन में नहीं है तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी ऑप्शन में नहीं है तो केंद्रक है। ठीक, चले आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 68 दिया हुआ है कि कोशिकीय वगन नहीं है, ये श्वसन है, ये कोशिकीय श्वसन है। तो क्वेश्चन है आपका कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा जी? माइटोकांड्रिया के अंदर में होगा। कहाँ होगा? माइटोकांड्रिया में होगा। जबकि अगर कह देता कि कोशिकीय श्वसन दिया है और कोशिकीय, अब ये श्वसन का अर्थ है आपका क्या है जी? ऑक्सीजनेटेड है। क्या है जी? ऑक्सीजनेटेड है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड अगर पूछ देता, डीऑक्सीजनेटेड पूछ देता तो आपका आंसर जो है साइटोप्लाज्म हो जाता। कौन सा आंसर हो? साइटोप्लाज्म। हाँ ठीक, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का खोज किसने किया है जी? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया? पुरकिंजे। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया है। माइटोकांड्रिया से कई सवाल बन सकते हैं, जैसे खोज किसने किया, नामकरण किसने किया? तो खोज किया है अल्टमैन ने, नामकरण किया है सी बेंडा। किसने किया है जी? सी बेंडा। माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकीय श्वसन भी कैसा होगा? ऑक्सीजन वाला। कैसा होगा? ऑक्सीजन वाला, मतलब ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन वाला। इसी को हम बोलते हैं ये पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं जी? पावर हाउस ऑफ सेल। इसी को क्या बोलते हैं जी? पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे जी? क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें जो चक्र चलता है उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र चलता है जी? क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक, और इसमें क्रेब्स चक्र चलने के बाद किसका निर्माण होगा? तो एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लीजिए तो फिर इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए अगला आपका सवाल है 69। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि केंद्रक को खोलेंगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खोलेंगे तो क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए खोलेंगे तो क्या मिलेगा? जीन। तो अनुवांशिकता की इकाई क्या है जी? तो जीन है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। इसमें कोई खास बात करने वाला चीज़ है नहीं। अगला दिया है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? साइटोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। किसका अध्ययन है जी? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जबकि कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? माइकोलॉजी कहलाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ें। अगला दिया हुआ है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है जी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, पलायन वेग का मतलब क्या है? पलायन वेग का क्या मतलब होता है? अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि अगर किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से उछाला जाए तो कहाँ जाएगा? तो नॉर्मल आपका आंसर होगा कि वापस पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मान ऐसे होते हैं जिस वेग से अगर पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वापस नहीं आएंगे। उसी वेग को हम क्या कहते हैं जी? पलायन वेग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक दिया जाए तो यह वापस से फिर से पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक, चलो तो आगे बढ़ें। अगला है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। अगला कौन सा है जी? 72 नंबर सवाल।
72 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किसी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है, तो याद ही रखिएगा 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है जी? 36,000 किलोमीटर होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किसी भी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। अगला ये बच्चों वाला सवाल है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि बताइए घनत्व क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। अगला है 74 नंबर, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो देखो, पानी का घनत्व महत्तम होगा, घनत्व मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि पानी का आयतन मिनिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगा जी? मिनिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये सवाल बहुत फंसाते हैं आपको, ये वाले सवाल बहुत फंसाते हैं आपको कि घनत्व क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो देखिए, अगर आपसे सवाल एक पूछ दिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, दिलीप, हेलो दिलीप भाई, सवाल देखो, भाई वाला सवाल देखो, इस सवाल देखो, ये वाला सवाल बहुत बेहतर है। आप देखिए ना, इस क्वेश्चन इस पे देते हैं। मान लीजिए अगर आपसे 2 तरह के सवाल पूछा जाता है, घनत्व का, और दूसरा कौन सा पूछा जाता है? आयतन का। पूछेगा कि अगर पानी अगर 0 डिग्री पे है और इसको 6 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, अगर किसी पानी का ताप 0 डिग्री से 6 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, तो बताइए घनत्व पर क्या असर पड़ेगा और आयतन पर क्या असर पड़ेगा? तो आप देखिए क्या होगा। अब बताइए, 4 डिग्री पर होता है मैक्सिमम, 4 डिग्री पर क्या होगा? मैक्सिमम। तो जब 0 से 6 हुआ होगा, सबसे पहले हम घनत्व को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? घनत्व को। तो 0 से 6 हुआ होगा, यानी कि मतलब पहले 0 होगा, 0 के पास 4 पहुंचा होगा, 4 के बाद तब कितना हुआ होगा? 6। तो आप बताइए 4 डिग्री पर हो गया मैक्सिमम, 4 डिग्री पर क्या होता है? मैक्सिमम। तो 0 से 4 के तरफ जा रहा होगा तो पहले बढ़ेगा, पहले क्या होगा जी? बढ़ेगा। 0 से 4 की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, 4 डिग्री पे होगा मैक्सिमम, और 4 से जब 6 होगा तो घटेगा। तो आपका आंसर होगा कि पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, और फिर जो है ये घट जाएगा। फिर क्या होगा जी? घट जाएगा। ठीक, चलिए अब समझ गए होंगे, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 75 नंबर सवाल। अगला कौन सा है जी? 75 नंबर। 75 नंबर सवाल है आपका कि ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी होती है? तो ऊष्मीय कंडक्टिविटी सबसे अधिक हीरा का होता है। किसका होता है जी? हीरा का होता है। चूँकि आप जानते हैं कि हीरा कुछ इस तरह से उसका शेप होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का बंध इनके अंदर में चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इनकी ऊष्मीय चालकता क्या हो जाती है जी? अधिक हो जाती है। लेकिन अगर यही सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया होता और बोल देता कि धातुओं में बताइए, किसमें बताइए जी? धातुओं में सबसे अधिक किसका है? तो धातु में सबसे अधिक ऊष्मीय चालकता किसकी हो जाएगी? चांदी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी जी? चांदी की हो जाएगी। लेकिन इसने ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल में सबसे अधिक ऊष्मीय चालकता किसका होता है जी? हीरा का होता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आपका है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होता है एल्युमिनियम में, लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है जी? 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगा जी? एल्युमिनियम में होगा। सबसे अधिक किसमें होगा? एल्युमिनियम में होगा। चलिए आगे देखें, अगला वाला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट आपका कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? देखिए, मानकर चलिए कि अगर 2 लोग हैं, एक यहाँ पे है और ये इसका अवरोध है, ये इसका क्या है जी? अवरोध है।
और ये अपनी ही कही हुई बात को वापस सुनना चाहता है, तो इसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर होना चाहिए, या इसी को हम क्या बोलते हैं जी, 17 मीटर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं जी, 17 मीटर या 16.6 मीटर। अब इस ऑप्शन में देखिए सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, तो 16.6 मीटर। लेकिन मान लीजिए मान अगर ऐसे नहीं देकर इस तरह से देता है 16, 17, 18, 19, इस तरह से मान देता है, तो आप आंसर कौन सा टिक करिएगा? 17 वाला आंसर टिक करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला है आपका कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सही नहीं चल सकती हैं। यहाँ पे सही नहीं है बल्कि क्या है जी, कि नहीं चल सकती हैं। तो बताइए, ध्वनि ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, तो किस में नहीं चल सकता है? तो निर्वात में नहीं चल सकता, यानी ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक, जबकि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है, निर्वात में भी गमन करेगा, जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगा। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है जी? अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है जी? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ें। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अश्रव्य तरंग, ये अप्रत्यव्य नहीं है, ये अश्रव्य है। ठीक, अश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? चूंकि आपको पता है कि ये 3 तरह के हैं। एक होता है श्रव्य, दूसरा आपका होता है अश्रव्य, और तीसरा होता है पराश्रव्य। देखिए, श्रव्य जो होगा, श्रव्य मतलब सुनने लायक, तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। और श्रव्य जो तरंग होगा इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी। ये कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह सुन सकता है। कौन सुन सकता है जी? कुत्ता वगैरह सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंग जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे हैं, और पराश्रव्य तरंग को चमगादड़ पैदा कर सकता है। ठीक, तो आप बताइए अश्रव्य की आवृत्ति कौन सी होगी? तो 20 हर्ट्ज से ये कम है, तो यही वाला आपका आंसर का हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो टेस्ट का हमने पूरा जो है सॉल्यूशन करा दिया, आप देख लीजिए, टेस्ट देते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। फिर अगले टेस्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।